नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोटी पे घी लाया खाने की। तेरे लिए 2 सूखी रोटी मैंने जानबूझकर रखी है। मैंने रोटी साथ दाल दे रही हूँ। यह काफी नहीं है क्या तेरे लिए, जो अब घी लाकर खाएगी तो रोटी पर। बड़ी बहू सुधा अपनी सास अर्चना जी पर चिल्लाकर बोली। अर्चना जी बोली, बहू सूखी रोटी दांतों से चबाई नहीं जाती, और आज बहुत दिनों बाद घी देखा तो रहा नहीं गया और खाने की इच्छा जाग गई। सुधा जल्दी से अंदर गई और एक खाली पड़ा हुआ ताला चाबी लेकर आ गई। रसोई में ताला लगाकर बोली, लीजिए माँ जी, अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब आपको घी दिखाई देगा और न ही उसे खाने का मन करेगा। अर्चना जी आंसुओं का घीट पीकर रह गई। उतने में बेटा रमेश ऑफिस से आ गया और अपनी कमरे में अपना बैग रखते गया। पीछे पीछे सुधा भी कमरे में जा पहुंची। अब तुम्हारे देवर और देवरानी हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं सुधा। अब तो तुम खुश हो ना, अब तो हम सभी को शांति से रहने दो ना। रमेश गुस्से में अपनी पत्नी सुधा से बोला। सुधा बोली, बला टली, जहाँ जाना जाए, दोनों बस इस घर में नहीं दिखने चाहिए। और दोनों अकेले चले गए। दोनों तुम्हारा छोटा भाई राजू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं अपनी मेरी माँ को साथ लेकर जाऊंगी। फिर लेकर क्यों नहीं गया इस बुढ़िया को, या मेरी छाती पर मुंह दलने क्यों छोड़ गया इस बुढ़िया को। रमेश बोला, सुधा तुमने तो मुंह लगाना ही बेकार है। जब भी बोलती हो बुरा ही बोलती हो। तुम दोनों बहनें जब से इस घर में ब्याह कर आई हो, दोनों ने मिलकर हम सबका जीना हराम कर दिया है। और आज जब वो लोग यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चल गए, अब भी तुम्हारा रोना बंद नहीं हुआ। सुधा चिल्लाकर बोली, हाँ, तुम्हें मैं ही तो गलत लगती हूँ ना हमेशा। तुम्हारे माँ बाप भाई सब लोग सही है, बस मैं ही गलत हूँ इस घर में। बेटी बहू के जोर जोर से लड़ने की आवाज सुन अर्चना के कानों पर साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, मगर वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। वो तो जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। उनकी तो रातें की नींद तक उड़ गई थी। अर्चना ने सोचते हुए अतुत के गलियारे में जा पहुंची। कितनी खुशी से दोनों बहु भी आकर लाई थी अपने दोनों बेटे रमेश और राजू के लिए। पहली बार जब रमेश के लिए सुधा को पसंद करने गई थी, तभी छोटे बेटे राजू के लिए उन्होंने मंगला को पसंद कर लिया था। और मंगला के घर वाले भी जैसे उसी क्षण की प्रतीक्षा में खड़े थे। अर्चना जी ने जैसे ही बड़े बेटे सुधा और रिश्ता तय किया, छोटे बेटे राजू को भी बात छेड़ दी। सुधा के घर वालों भी तुरंत बोले कि आपका छोटा बेटा अपनी छोटी के लिए बहुत पसंद आया, इसलिए बिना देर के ये रिश्ता भी तय कर देते हैं। अर्चना ने सोचा, दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर आएगी तो मिलकर रहेगी और घर को स्वर्ग बना देगी। मगर कहाँ जानती थी कि दोनों सगे बहनें मिलकर ससुराल वालों को जीना हराम कर देगी। सुधा और मंगला दोनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन और एक ही साथ दोनों भाई रमेश और राजू के साथ हुई। शुरुआत का 1 महीना तो अच्छे से कटा, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोनों में देवरानी जेठानी वाला रिश्ता ज्यादा और बहने वाला रिश्ता कम दिखाई देने लगा था। अर्चना जी के पति नंद किशोर जी रिटायर क्या हुए, दोनों बहनें उनके रिटायर के पैसे को लेकर बहस होने लगी कि पैसे किसके मिलेंगे। पहले से दोनों बहनें सुधा और मंगला ने अपने पति की कमाई से लेकर तौर मची हुई थी कि अब ससुर जी का पैसा, घर, सब कुछ उसकी नजर में आने लगा था। और दोनों की नजर इतनी लालची हो गई थी कि दोनों एक दूसरे कटी कटी रहती, और जब भी मौका मिलता दोनों बहनें कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती। दोनों अपने पतियों को बस में नहीं की थी। दोनों की लड़ाई को सबको बुरा हाल हुआ। अर्चना जी उनके पति नंद किशोर जी दोनों की लड़ाई से इतना आहत हो गए कि उन्हें लकवा मार गया। दोनों में से एक भी बहू नंद किशोर जी की सेवा तो छोड़ो, उनका हाल चाल जानने में भी दिलचस्पी नहीं रखती थी। बेचारी अर्चना जी अकेले ही नंद किशोर जी का ध्यान रखती थी। सुधा और मंगला ने रसोई में अपना अपना टाइम बांधा रखा था, और बेचारी अर्चना जी दोनों को रसोई में काम करने में लगती थी और नंद किशोर जी का ध्यान भी रखती थी। एक दिन बड़ी बहू सुधा बोली, माँ जी, कल सवेरे मेरे उठने से पहले सब्जी काट कर रख दीजिएगा और आटा भी गूंथ कर रख दीजिएगा। और यह जो छोटी को रसोई में मदद करने लगती हो ना, यह मत भूलो कि आपके और ससुर जी की दवाइयाँ खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर मेरा पति यह खर्चा उठाना बंद कर दे तो तुम दोनों बूढ़े का यूं खास खास कर मर जाओगे। अर्चना जी कुछ बोलती उससे पहले सुधा ने अपने बेडरूम का दरवाजा उनके मुंह पे ही बंद कर दिया। माँ, बड़ी जेठानी सुधा के उठने से पहले ही रसोई का आधा काम
सलटा चुकी थी। मगर तपाक से बोली मंगला, माँ जी क्या बात है, बहुत सेवा कर रही हो बड़ी जेठानी की आप। सुबह का खाना वह बना देती है, रात का खाना मैं बना देती हूँ, आप लोगों को यह तो याद ही होगा ना। उतने में सुधा अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, छोटी तेरा पति सिर्फ इस घर में नाम के पैसे देता है समझी, और मेरा पति घर में ज्यादातर खर्चा उठाता है, तो माँ जी को मेरा काम ज्यादा करना होगा, तेरा नहीं समझी। अर्चना जी की आंखों से झरझर आंसू बहने के लिए और वो बोली, ये कैसे दिन दिखा रही हो तुम दोनों हमें। मुझे बहुत लोगों ने मना किया था कि एक ही घर की दो बिटिया बहू मत बनाओ, मगर मैंने सोचा था कि दोनों बहनें कभी देवरानी जेठानी नहीं बनती, उनमें तो बहनों वाला प्यार भी होता। शायद मेरी पति मति पारी गई थी जो मैंने एक ही घर की दो बेटियों को अपने घर की बहू बनाया। सच ही कहते हैं लोग, एक औरत ही घर को संभालती है और एक औरत ही घर को बिगाड़ती भी है। तुम दोनों के लिए तो हम लोगों की कोई अहमियत ही नहीं है, ना ससुर सास का कुछ लिहाज है और ना ही अपने पतियों का। उतने में छोटी बहू मंगला बोली, चुप कर बुढ़िया, आज मैंने अपनी आंखों से तुझे सुधा दीदी के लिए ज्यादा काम करते पकड़ लिया है, तो तू भाषण देने लग गई, और अब तक कहाँ छुपा रखे थे ये आंसू। अब शाम को मेरे कमरे से बाहर आने से पहले दाल चावल की तैयारी कर लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्चना जी की आंखों से आज आंसू के सैलाब बरस रहा था, और बेचारे नंद किशोर जी जो बिस्तर पर पड़े पड़े यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, अपनी ही किस्मत पर रो रहे थे कि यह कैसे दिन देखने पड़ रहे उन्हें और उनकी पत्नी को। सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें इस बात का हो रहा था कि अपनी पत्नी के लिए ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बस थोड़ी देर में अर्चना जी नंद किशोर जी के लिए खाना लेकर आए, उन्हें खिलाते हुए बोली, आप क्यों रो रहे हो, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएगा। मगर नंद किशोर जी बस एक अर्चना को देखे जा रहे थे, जैसे कह रहे हो, अर्चना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दूसरे दिन सुबह नंद किशोर जी उठाने पे नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों हमेशा के लिए बंद कर दी थी। आए दिन बहू का रवैया उनके दिल को सदमा लग गया था और भगवान को प्यारे हो गए थे। अब अर्चना जी और अकेली हो गई थी और उनके साथ बहू का रवैया और बुरा हो गया था। दोनों भाई भी अपनी पत्नियों से परेशान हो चुके थे, मगर सुधा और मंगला अपनी मनमानी करने से बाज कहाँ आती थी। रमेश हमें अपने छोटे भाई राजू को अपना छोटा भाई नहीं, अपने बेटे की तरह प्यार करता था, और छोटा भाई राजू भी बड़े भाई रमेश को पिता की तरह इज्जत देता था। मगर उनकी पत्नियां सगी बहनें होकर भी एक दूसरे के लिए चुड़ैल की भूमिका निभाती थी और सारे घर वालों को जिम्मा दुर्भार कर दिया था। उनको इस तरह रवैया में दोनों भाई और उनकी माँ अर्चना जी पिस रहे थे। एक दिन रमेश बहुत उदास बैठा था, तभी अर्चना जी उसके पास आई और बोली, बेटा क्या बात है, तू आजकल बहुत उदास रहने लगा है। रमेश बोला, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। छोटे भाई के लिए कुछ भी सोचती हो तो खुद गर्ज कहलाता हूँ। सुधा ताने की बौछार से मेरा जीवन हराम कर देती है। वह राजू और मंगला से इस तरह नफरत करती है कि उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अर्चना जी बोली, रमेश अपनी पानी सर से जब ऊपर चला जाए तो उसी समय यह सही निर्णय ले लेना चाहिए। तुम दोनों के घर की शांति भंग ना हो, इसलिए तुम दोनों भाई अलग हो जाना ही अच्छा होगा। रमेश बोला, माँ छोटे के पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वो अगले अलग रह सके, और सुधा मुझे छोटे की मदद करने देगी नहीं, मगर अब मैं सुधा से छुप छुपाकर राजू की मदद करनी होगी ताकि उसे पता ना चले और घर की शांति भी भंग ना हो। अर्चना जी जानती थी कि रमेश एक अच्छा बेटा होने के साथ एक अच्छा भाई थी, इसलिए वो सुधा के घर में उनके साथ कैसा बर्ताव करती यह बातें रमेश को बताती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि रमेश अपनी माँ का अपमान सहन नहीं कर पाएगा और उन्हें डर था कि रमेश यह सब जानकर कहीं सुधा पे हाथ न उठा दे। इस घर में नंद किशोर जी की यादें जुड़ी थी, इसलिए वो यही घर छोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर दोनों बहनें सुधा और मंगला किसी बात पे झगड़ पड़ी। उतने में वहाँ राजू आकर अपनी पत्नी मंगला को डांट लाकर बोला, बड़ी भाभी को किसी बात को समझती नहीं, कम से कम तुम तो समझा करो। यह सुनते ही सुधा चिल्लाकर बोली, देवर जी मुझसे अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो अलग रहने क्यों नहीं चले जाते। वो अपनी देवर से बोली। राजू भी ताव में आकर बोला, भाभी अगर आप दोनों बहनों का व्यवहार इसी तरह का रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे अलग रहने जाना पड़ेगा।
सुधा बोली, कल जाते हो तो आ जाओ और तुम्हारी माँ को भी यहाँ से ले जाना, ताकि यहाँ रहकर मेरी छाती पे मूंग ना डाले। राजू बोला, जरूर ले जाऊंगा, वैसे भी यहाँ रहकर माँ क्या खुशी मिल गई अब तक। जब सारे झगड़े की खबर बड़े भाई रमेश को लगी तो उसने तुरंत राजू के घर लेकर दे दिया। और सुधा जी ने कहा कि राजू ने उसे बड़े भाई होने नाते घर लेने के सिर्फ आगे रखा था, बाकी रुपये पैसे से उनकी कोई मदद नहीं की। यह सब सुनकर सुधा के कलेजे के ठंडक पड़ गई थी और आज इसी बात पे वो पति से बहस कर रही थी। यही सब बातें सोचते सोचते अर्चना जी की आंख लग गई और वो जब सुबह उठी तो देखा सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें चाय की जोरों से तलब लगी थी। वैसे उन्हें सुबह की चाय तो नसीब होती थी, वह भी खुद तो बनानी पड़ती थी, मगर रसोई में ताला लगा हुआ था और सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा ने रसोई का ताला खोला और नहाने चली गई। अर्चना जी रसोई में अपने लिए चाय बनाने चल गई। अर्चना जी चाय में दूध डाल ही रही थी, तभी पीछे से सुधा आकर बोली, दूध बहुत महंगा हो गया है माँ जी, जरा संभल कर डालिए, मेरे पति के पैसे से आता है, यह सब तुम्हें बैठे बैठे सिर्फ अपने लिए घी मेवे और दूध चाहिए। अर्चना जी बोली, बहू तुम्हारा पति मेरा भी बेटा है, बार बार अपने पति के पैसे का धौंस न जमाओ, कुछ कहती नहीं उसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी बोलती रहोगी। सुधा गुस्से में बोली, बुढ़िया मुझसे जबान चलाएगी, बहुत शौक है ना चाय पीने का, रुक तुझे बताती हूँ चाय कैसे पी जाती है। बोलकर गर्म गर्म चाय लेकर अर्चना जी पे डालने जा ही रही थी कि रमेश रसोई में आ गया। उसने यह दृश्य देख लिया। उसने तुरंत सुधा को झन्नटेदार चाटा का जर दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इस तरह बात करने की, और तुम यह क्या करने जा रही थी, अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो। बोलकर वो सुधा को फिर से मारने जा रहा था कि सुधा अर्चना जी के पीछे छुपते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आवेश में आ गई थी। रमेश ने सुधा का एक न सुना और उसे अर्चना जी के पीछे जाकर मारने वाला था। फिर अर्चना ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, क्या यही संस्कार दिए है मैंने तुम्हें? एक औरत पर हाथ उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? उसकी माँ अपने बेटे रमेश से बोलती है। रमेश बोला, माँ तुम इसे मत बचाओ, तुम तो जानती हो इस औरत ने सबको बर्बाद कर दिया है। अर्चना ने जैसे तैसे नमस्कार रोका और बोला, इसकी अंतिम मौका दे दो रमेश, शायद यह सुधर जाए। रमेश ने माँ की बात मानकर, मगर सुधा कहाँ सुधरने वाली थी। वो कहते हुए, ना कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। दूसरे दिन सुधा अपनी सहेली के साथ मार्केट गई हुई थी। वहाँ उसने जो देखा वह देखकर उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी देवरानी मंगला वही मार्केट से सटी एक कॉलोनी में घर का ताला खोलकर अंदर जा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह घर आकर रमेश पर बरसने पड़ी और बोली, तुम तो कह रहे थे कि मंगला और अजय हमसे बहुत दूर रहने चले गए, मगर वो तो यहाँ पास के मकान में ही रह रहे हैं। मतलब तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। सच सच बताओ, वह किसके पैसे से खरीदा है घर? और तुम्हारी माँ के पास रहने के इतना शौक है तुम्हारे छोटे भाई को, तो इस बुढ़िया को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? यह सब सुनकर रमेश का पारा भी चढ़ गया था और उसने न आओ देखा न ताओ और सुधा को मारने लगा। अर्चना जी ने रमेश को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रमेश अर्चना को एक किनारे कर बोला, माँ तुम आज बीच में मत आओ, इस औरत को मेरा पूरा घर तबाह करके रख दिया है। अर्चना जी झट से छोटे बेटे राजू को फोन कर बुलाया। थोड़ी देर में राजू और मंगला भी घर आ गई। राजू रमेश को रोकने की कोशिश करने लगा तो मंगला बीच में बोली, वाह यह तो अच्छा खासा तमाशा चल रहा है और अच्छा हुआ कि मैं भी साथ आ गई, वरना यह तमाशा देखने का लुत्फ नहीं उठा पाती। राजू ने तपाक से एक चाटा मंगला के गाल पे जड़ दिया और बोला, भैया हम दोनों भाइयों की गलती है जो आज तक इन दोनों बहनों को झेल रहे हैं। अभी देर नहीं हुई है, इन दोनों बहनों को हमेशा के लिए इसके मायके भेज देना चाहिए ताकि हम लोग सुख चैन से रह पाए। वैसे भी इन बहनों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है। मायके में बैठेगी और वहाँ बोझ बनेगी, तब इन्हें पता चलेगा ससुराल सास और पति की इज्जत क्या होती है। रमेश बोला, तू ठीक कह रहा है छोटा, मैं भी इसे हर रोज की लड़ाइया से तंग आ गया हूँ। और रमेश ने सुधा का सारा सामान अलमारी से बाहर फेंक दिया और बोला, निकल जाओ अभी इस मेरे घर से। दूसरी तरफ राजू भी मंगला का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, चलो तुम भी जाकर अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। अब तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था, शायद इसीलिए दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझे आज
मगर अब और नहीं। दोनों भाइयों का यह रूप देखकर दोनों बहनें डर गई और अपने पतियों से माफी मांगने लगी, मगर दोनों भाई टस से मस न हुए। अर्चना जी बोली, अपने दोनों बेटों को समझाते हुए बोली, बेटा क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? क्या एक लड़की को शादी के बाद छोड़ना तुम्हें शोभा देता है? रमेश बोला, देखा सुधा, जिस सास की तुमने कभी अहमियत नहीं समझी, उन्हें इज्जत नहीं दी, वही आज तुम दोनों को बचाने आ गई। सुधा और मंगला दोनों अर्चना जी के पैर पे गिर गई। सुधा बोली, माँ जी, मैंने आप पर इतने अत्याचार किए, फिर भी आप मुझे घर से निकलने नहीं देना चाहती। मंगला बोली, माँ, हम दोनों बहनें पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों छोटी थी, अपनी सारी चीजों एक दूसरे को बांटा करती थी, मगर शादी के बाद हमारा मति मारी गई थी। मैंने भी आपका बहुत अपमान किया है, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों बहनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। सुधा बोली, मंगला तू सच कह रही है, हम दोनों कुंवारी थी तो एक दूसरे का कितना ख्याल रखती थी। अब से हम दोनों इस पूरे परिवार को जोड़ कर रखेंगे और खुद भी जुड़ कर रहेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।